प्यारे बच्चों, एडू प्रवाह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एसके सर। बच्चों, जैक द्वारा क्लास 9th का क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया गया है। क्लास 9th के आगामी बोर्ड परीक्षा में इसी से अधिकांश प्रश्न आएंगे। आज से मैं क्लास 9th के साइंस के प्रत्येक चैप्टर के प्रश्नों की तैयारी सिलसिलेवार ढंग से करवाऊंगा। बच्चों, आज प्रस्तुत है साइंस का पहला पार्ट। पहला प्रश्न है, इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। तो बच्चों, इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। अतः सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, वे हैं। तो बच्चों, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु में वर्गीकृत किया है। अतः सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पदार्थ बने होते हैं। तो बच्चों, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अतः सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कण होते हैं। तो बच्चों, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। अतः ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घुलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है। तो बच्चों, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घुलने पर पानी के तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पानी एक द्रव है और द्रव के कणों के बीच काफी रिक्त स्थान पाया जाता है, जिनमें चीनी को घोलने पर उनके सूक्ष्म कण समा जाते हैं, जिसके वजह से पानी के तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। बल्कि प्रश्न कुछ यूं होना चाहिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो पदार्थ नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जल, जो कि पदार्थ है। क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होती है और जो स्थान छेकती है। तो चूंकि ईर्ष्या, गंध और इत्र की सुगंध में ना कोई द्रव्यमान होता है ना वो स्थान घेरती है, अतः ये पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते। इसमें से जल ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, अतः जल एक पदार्थ है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो बच्चों, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जिसके कारण इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है। तो बच्चों, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो बच्चों, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। बच्चों, जब पानी में नमक घोला जाता है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान के कारण ही नमक के सूक्ष्म कण पानी में समा जाते हैं, उस रिक्त स्थान को भर देते हैं, जिसके वजह से पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पदार्थ है। तो बच्चों, स्नेह, घृणा और विचार
में ना तो कोई द्रव्यमान होता है ना ये स्थान घेरती है, अतः ये पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें से चौथा ऑप्शन डी घड़ी है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान भी घेरती है, अतः सही आंसर डी होगा, घड़ी। अगला प्रश्न है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो बच्चों, ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। तो बच्चों, बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ठोस के कण बिल्कुल पास पास सटे होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, द्रवों का, तो बच्चों द्रवों का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है। तो बच्चों, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, द्रवों में किसका विसरण संभव है। तो बच्चों, द्रवों में ठोस, द्रव एवं गैस, इन तीनों का विसरण संभव है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थों का, तो बच्चों ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक है। तो बच्चों, ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है, क्योंकि गैस के अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, अतः इसे काफ़ी हद तक संपीड़ित किया जा सकता है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। तो बच्चों, ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की इन तीन अवस्थाओं में गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक होता है। तो बच्चों, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा कम होती है, जिसके कारण इनके अणु दूर दूर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, अतः सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो बच्चों, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो बच्चों, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को उस तत्व का घनत्व कहते हैं, अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। तो बच्चों, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण दबाव बनता है, अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है।
तो बच्चों जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का गलनांक कहलाता है। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा। तो बच्चों ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी भी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था का तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा क्या रहता है। तो बच्चों जब कोई ठोस गलने की प्रक्रिया में होता है तो उस स्थिति में उसका तापमान समान रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, जब तक कि पूरा ठोस गल ना जाए। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक होता है। तो बच्चों बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो बच्चों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। तो बच्चों 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि उसमें गलन की गुप्त ऊष्मा भी शामिल रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। तो बच्चों 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि इसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी शामिल रहती है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। तो किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का प्रभाव यह होता है कि उसकी अवस्था बदल जाती है, ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदल जाता है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि तापमान में परिवर्तन करने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो बच्चों 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बच्चों तापमान के केल्विन मात्रक को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाते हैं। जब 300 केल्विन में हम 273 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर 27 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा। अतः ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चों क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बच्चों वाष्पीकरण को तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, सतह का क्षेत्रफल ये कारक प्रभावित करते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटती है। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तो बच्चों दाब के बढ़ने और ताप के घटने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ये होता है कि दाब को जब बढ़ाया जाता है तो ठोस गैस द्रव में और द्रव ठोस में बदल जाता है।
यही बात तापमान की स्थिति में होता है। तो निश्चित रूप से इसका सही आंसर होगा गैस द्रव में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इतना ही बच्चों, बाकी क्वेश्चंस अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा देंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।